तो बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और आज हम लोग करने वाले हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपके वर्क का दूसरा लेक्चर होगा, ठीक है। तो लास्ट क्लास हमने क्या क्या सीखा था, हम चाहते हैं कि एक बार आप लोगों के साथ रिवाइज कर लिया जाए, ठीक है। जो नए बच्चे हैं वो रिवीजन भी कर लेंगे। देखो, हमने सीखा था कि वर्क क्या होता है, ठीक है ना। वर्क की हमने डिफिनेशन समझी थी और हमने ये कहा था, अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो, ठीक है, क्या करते हो, अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो और फोर्स लगाने की वजह से क्या होता है कि उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। फोर्स लगाने की वजह से उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। किधर? फोर्स के डायरेक्शन में। जिधर आप फोर्स लगाते हो उधर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम कहते हैं कि उस बॉडी पे वर्क हुआ है, अदरवाइज उस बॉडी पे वर्क नहीं हुआ है, ठीक है। और हमने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा था सर, वर्क इक्वल टू होता है एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। वर्क इक्वल टू होता है एफ डी कॉस थीटा। यहाँ पे आप देखेंगे कि एफ क्या है, ये आपका फोर्स है। डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और थीटा, थीटा क्या है? ऐसे देखो, ये है ना, ये है। अगर आप फोर्स इधर लगा रहे हो, ठीक है, और बॉडी इधर की तरफ आगे बढ़ा है डी डिस्टेंस से, तो एफ और डी के बीच का एंगल थीटा है, उसी का हम लोग कॉस थीटा लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका वर्क का फॉर्मूला था। वर्क का हम देखे थे कि अगर cos थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, यानी कि जो ये फोर्स है, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो cos 90 का वैल्यू जीरो होता है और जो इस समय वर्क होगा वो जीरो हो जाएगा। दिस इज द जीरो वर्क। यानी कि जब थीटा 90 डिग्री हो, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो वर्क जीरो होता है। अगर थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा हो, यानी कि क्या हो जाएगा इस कंडीशन में कि फोर्स मान लो इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो ये 90 से बड़ा हो गया तो आपका वर्क निगेटिव हो जाएगा। और अगर ये 90 से छोटा हो जाएगा, यानी कि इधर की तरफ हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये वाली, तो आपका वर्क पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ों को हम देखे थे और ये देखे थे कि वर्क आपका पॉजिटिव स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। वर्क के पास जो है डायरेक्शन नहीं होता है। और वर्क का जो एसआई यूनिट होता है ये आपका जूल होता है। और हमने आपसे पूछा था कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, ये आपको बताने के लिए हमने बताया था। और आप लोग इसको जो है जरूर करेंगे, ये अर्ग वाली चीज़ों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो, ग्रेविटेशन के बारे में, गुरुत्वाकर्षण, आप सबने पढ़ के आया होगा गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो ग्रेविटेशन जो है कितना वर्क लगा करता है। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, ग्रेविटेशन की वजह से बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है? तो आंसर है यस सर, होता है। कैसे? आप ये देखो, मान लो कि ये आपका क्या है, अर्थ है। ये क्या है? अर्थ है। और यहाँ पर एक बॉल रखा हुआ है, मतलब कोई भी स्टोन है, पत्थर है, ऑब्जेक्ट है कोई भी, इसका मास कितना है? एम है। जब इसको आप छोड़ दोगे, हाइट पे ले आके इसको आप छोड़ दोगे, तो छोड़ने की वजह से क्या होगा, ये नीचे चले आएगा। देखो, ये नीचे कहाँ चला आएगा? जमीन पे चला आएगा। जब आप छोड़े उस समय इस पे कौन सा फोर्स लग रहा था? आप देखेंगे कि सर जब छोड़े थे तो इसका वेट काम कर रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा था। मास इनटू एक्सेलरेशन F इक्वल टू ma। तो मास इनटू एक्सेलरेशन का स्मॉल वैल्यू g होता है ना, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, g mg लग रहा था। तो फोर्स का वैल्यू हो गया, यही आपका क्या हो गया? फोर्स हो गया। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया ये, ठीक है। चलिए, फोर्स पता चल गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया ये, ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब ये मान लेते हैं कि ये आपको h हाइट पे है, तो यहाँ से गिर के यहाँ आ गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया? h के बराबर हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा? इसका फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा, यही लगाना है। देखो जी, फोर्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे? mg है, mg हो गया। डी कितना है? डिस्टेंस सर यहाँ था, यहाँ आ गया, देखो जी h है, तो चलो h आ गया। कॉस थीटा, थीटा का मतलब है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो देखो, फोर्स भी इधर ही लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुआ है नीचे की तरफ, तो कितना आ जाएगा? cos 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है।
यानी कि वर्क डन जो हो जाएगा mgh के बराबर हो जाएगा। अगर कोई बॉडी h हाइट पे रखा हुआ है, अगर कोई बॉडी h हाइट पे रखा हुआ है और नीचे आया तो उसका वर्क डन ग्रेविटी के द्वारा कितना हो जाएगा, mgh हो जाएगा प्लस mgh हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका mgh। अब एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, चलो अगर आप 2 kg का कोई ऑब्जेक्ट है और इसको आप क्या किए हैं, यहाँ से लेके यहाँ ले गए हैं और ये हाइट कितना कवर किया है, मान लो 2 मीटर किया है ये वाला, तो बताओ ग्रेविटी के द्वारा कितना वर्क डन करना पड़ा है। फॉर्मूला हो जाएगा mgh, यानी कि सर ये 2 kg था, जी का वैल्यू 9.8 होता है और ये 2 मीटर गया है नीचे, यानी कि आ जाएगा 4 × 9.8 आ जाएगा। ठीक है, तो 36 और 3 इतना हो जाएगा जूल आपको वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है, तो ये आपका ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, चलिए एक और चीज, ये तो था कि नीचे ये डाउनवर्ड मोशन है, ये कैसा है, ये डाउन नीचे की तरफ आया है, तब मतलब एच हाइट से अगर आप किसी को गिराते हैं तो वर्क डन कितना करना पड़ता है ग्रेविटी को, mgh के बराबर वर्क करना पड़ता है। लेकिन अब यही अगर आप h हाइट से उठा देंगे, मान लो कि यहाँ पे है और इसको उठा के कहाँ ले गए हैं, ये यहाँ पे डाल दिए हैं और ये इसका कितना हाइट है, h हाइट है, मतलब सेम चीज है। इस बार नीचे गया था तो प्लस mgh और इस बार ऊपर गया है तो यहाँ वर्क डन जो हो जाएगा ग्रेविटी के द्वारा वो हो जाएगा माइनस mgh। बस इतनी ही आपको ध्यान रखनी है, क्या हो जाएगा माइनस mgh, ये अपवार्ड के केस में, अपवार्ड के केस में। अच्छा अब ये ऐसा क्यों, देखो ऐसा इसीलिए कि डिस्प्लेसमेंट आपका किधर है, ऊपर की तरफ है, लेकिन ग्रेविटी किधर लग रहा होगा, नीचे की तरफ ही लग रहा होगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, उल्टा हो गया ना, तो उल्टा हो गया तो वर्क माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस mgh हो जाएगा। यानी h हाइट से कोई नीचे आएगा h हाइट तक तो ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन हो जाएगा वो प्लस mgh हो जाएगा, और अगर ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी के द्वारा माइनस mgh, बार बार बोल रहे हैं किसके द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा हो जाएगा माइनस mgh। ठीक है, तो ये आपका पहला केस था जब हम वर्क डन का कैलकुलेशन कर रहे थे, कई और केस करेंगे, ये फर्स्ट केस है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम थोड़ा सा यहाँ पे सीखते हैं सेकंड वाले केस में, आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, लास्ट में इसको स्लाइड चलाएंगे। दूसरा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। देखो जी, फ्रिक्शन जो है ना आप लोगों का पहले क्लास में हो चुका है, पहले हम फ्रिक्शन आप लोगों को बता चुके हैं, बहुत डिटेल से समझाया था फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में कोई कंफ्यूजन तो होना नहीं चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन एक ऐसा टॉपिक है कि आप लोगों को एग्जाम में आने वाला है, तो कंफ्यूजन रख के नहीं जाना है। लेक्चर्स को लगातार करना है ना, तो आपको फ्रिक्शन की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अब देखो फ्रिक्शन होता क्या है, मैंने फ्रिक्शन के बारे में आप लोगों को बताया था। फ्रिक्शन एक तरह का अपोजिंग फोर्स है, यानी विरोध करने वाला फोर्स है, जो हमेशा सरफेस, जो आपका सरफेस होता है ना, उसी के अलोंग काम करता है। जैसे ऐसे देख लो, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ बढ़ रहा है, मोशन में है। क्लियर है, तो फ्रिक्शन किधर काम करेगा यहाँ पे, सर फ्रिक्शन जो है ना इधर काम करेगा, उल्टा डायरेक्शन फ्रिक्शन काम करेगा, मोशन के अपोजिट सरफेस के अलोंग फ्रिक्शन हमेशा काम करता है। क्लियर है, अब देखो, अब मान लेते हैं ये फ्रिक्शन फोर्स और इसके ये जो मोशन है, ये जो मोशन आपका हो रहा है, इसके वजह से बॉडी यहाँ था और ये चल के यहाँ आ गया, मतलब डी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना लग गया है डी। तो फ्रिक्शन के द्वारा कितना वर्क डन हुआ है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ध्यान देना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फॉर्मूला क्या होता है जी वर्क डन का, एफ डी कॉस थीटा। देखो फोर्स कितना है, फ्रिक्शन फोर्स, ये देखो सर स्मॉल एफ है तो आप लिख दो स्मॉल एफ। डिस्प्लेसमेंट कितना है सर डी है, और एंगल कितना है, देखो डिस्प्लेसमेंट इधर है और फ्रिक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर फ्रिक्शन इधर, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो कॉस 180 का वैल्यू -1 हो जाएगा, यानी कि फ्रिक्शन हो जाएगा माइनस एफ डी, सॉरी फ्रिक्शन नहीं वर्क हो जाएगा फ्रिक्शन की वजह से माइनस एफ डी।
ये हमेशा होता है। फ्रिक्शन के कारण से वर्क हमेशा निगेटिव होता है। ध्यान रखना, फ्रिक्शन के कारण से वर्क हमेशा निगेटिव होता है। और ये कितना, माइनस एफ डी, यानी कि माइनस फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बात? ध्यान रखना है इन बातों को। और फ्रिक्शन का वैल्यू अगर आप लेंगे, ठीक है, अगर आप कैनेटिक फ्रिक्शन लेते हैं तो कैनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो जी। फ्रिक्शन का वैल्यू होता है ना म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। देखना ना, फ्रिक्शन जब हम पढ़ाए थे, म्यू के यानी कि फ्रिक्शन कॉफिशिएंट और नॉर्मल रिएक्शन इंटू डी। और इस केस में नॉर्मल का वैल्यू हमने क्या लिया था, सीखा था फ्रिक्शन में, एम जी इंटू डी। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, यानी वर्क डन का ये हो गया आपका फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन होती है वो ऑलवेज नेगेटिव होती है। तरीका एक ही है यार वर्क डन निकालने का, तरीका एक ही है आपको वर्क डन निकालने का, ठीक है, हमेशा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डी कॉस थीटा, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू रख दिए, डिस्प्लेसमेंट रख दिए, आपका यहाँ से निकल के आ गया क्या, वर्क डन निकल के आ गया। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक और केस को समझते हैं, और ये केस है वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स की वजह से बोल सकते हैं। अब देखो जी, जब नॉर्मल फोर्स के बारे में जिस समय हम समझा रहे थे आप लोगों को, उस समय एक बात बताए थे, क्या याद है, कि नॉर्मल फोर्स हमेशा क्या होता है ना, कि कांटेक्ट जो सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर लगता है, ऐसे देखो, ये वाली, ये बॉडी है। नॉर्मल फोर्स क्या करेगा, ये जो सरफेस है ना, कांटेक्ट सरफेस, उसके ठीक परपेंडिकुलर लगेगा। मतलब इस सरफेस के 90 डिग्री पे हमेशा नॉर्मल काम करता है, ठीक है। और बॉडी जब भी चलेगा तो कांटेक्ट छोड़ के तो चलेगा नहीं कभी भी। अगर कांटेक्ट ये जमीन पर ही चलेगा ना, तो बॉडी जब भी चलेगा तो इधर चलेगा। ध्यान दो, नॉर्मल फोर्स हमेशा लगता है ये वाले के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। और बताए थे जब फोर्स 90 डिग्री पे हो तो वर्क डन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। इसीलिए नॉर्मल की वजह से वर्क डन हमेशा जीरो होता है, क्योंकि नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट हम लोग समझते हैं अब सर्कुलर मोशन के केस में वर्क डन क्या होता है। कितना नंबर था, 4 नंबर था शायद, है ना? ये 3 हो गया, 4 नंबर। वर्क डन इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, आ जाओ सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति पे आ जाओ। इस पे कितना वर्क डन होता है इसको समझते हैं। पहले तो ये समझो कि फोर्स निकालना पड़ेगा ना सर्कुलर मोशन में, क्योंकि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो देखो, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे चलती है ना, तो हमने आपको स्पष्ट बताया था, जब हमारे सर्कुलर मोशन का लेक्चर देखेंगे वहां पे समझाया था कि दो फोर्स काम करता है। एक तो इधर काम करता है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है, और एक इधर काम करता है जिसको टेंजेंशियल फोर्स कहा जाता है, ठीक है। सेंट्रीपिटल का वैल्यू होता है mv² बाय आर। क्लियर है? और इसका होता था मास इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी डीवी अपॉन, सॉरी, मास इनटू एक्सेशन डीवी अपॉन डीटी, ठीक है। आप देखेंगे कि ये बॉडी जब जा रही है ना ऐसे, तो डिस्प्लेसमेंट इसका इधर है, डिस्प्लेसमेंट इसका इधर होता है, और सेंटीपिटल फोर्स इधर होता है। जब आप यहाँ जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट देखो इधर होगा और सेंटीपिटल फोर्स इधर होगा 90 डिग्री। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। किस किस फोर्स के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। तो देयरफॉर वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा जीरो होता है। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ये हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। क्यों? क्योंकि इसके और इसके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। लेकिन एक और फोर्स है, तो वर्क डन बाय सेंट्री टेंजेंशियल, ये जीरो आपका नहीं होता है। वर्क डन बाय टेंजेंशियल जो होता है आपका जीरो नहीं होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। सेंटीपिटल फोर्स की वजह से वर्क डन हमेशा जीरो होता है, सेंटीपिटल फोर्स की वजह से वर्क डन हमेशा जीरो होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था आपका कि सर्कुलर मोशन के केस में कैसे आप वर्क डन निकालते हैं। बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जहां भी दिया रहेगा, तो हमने एक तरीका बताया आपको निकालने का, कि जब भी इस तरह का केस आ जाए, जब भी ऐसी चीजें आ जाए कि आपको वर्क निकालना हो, तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं।
फोर्स निकालिए, डिस्प्लेसमेंट निकालिए और आपका वर्क निकल जाएगा। एक ध्यान देने वाली बात ये है तो ग्रेविटेशनल की वजह से जो वर्क डन होता है ना, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आप यहाँ पे समझ लो, ठीक है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि ये अर्थ है और ये एक एच लेवल पे है और ये यहाँ से ऐसे आ गया यहाँ पे, कि कितना हाइट नीचे आया है, एच, और ये कुछ आगे भी तो बढ़ा है ना, यहाँ था और यहाँ चला गया। इस वाले पे है ना, इस वाले पे डिपेंड नहीं करता है ग्रेविटेशनल वर्क, सिर्फ डिपेंड करता है एच पे। यानी कि यहाँ भी वर्क डन कितना हो जाएगा, mgh हो जाएगा सीधी। अब कोई यहाँ था और सीधे यहाँ आ गया, यहाँ भी वर्क कितना हो जाएगा, mgh हो जाएगा। अब कोई यहाँ था और यहाँ से ऐसे घूम फिर के यहाँ आया, फिर भी वर्क कितना हो जाएगा, mgh हो जाएगा। यानी कि जो वर्क डन होता है ना ग्रेविटेशनल की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आगे गया, ये सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है। अगर आगे कितना भी चला जाए तो वर्क डन जो होता है ग्रेविटेशनल की वजह से वो जीरो ही होता है, ठीक है। तो इस पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये था हमारा जो कंप्लीट लेक्चर है वर्क का, कि वर्क क्या होता है। इससे पहले भी हम लोग देखे थे ना वर्क के बारे में, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। तो समझे हैं कि वर्क, एक बार जो है आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर बैक कर देते हैं इन चीजों को। हाँ, यहाँ से आपका कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन कैसे निकालेंगे। ये आपका अपवार्ड था। ये आपका फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क डन है। और ये आपका नॉर्मल फोर्स की वजह से वर्क डन है। और ये 5 नंबर, ये आपको सादा रह गया ना, ये आपका है सर्कुलर मोशन की वजह से वर्क डन है। और ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट बात है ग्रेविटेशनल के बारे में, ठीक है। तो ये था आपका वर्क।